नमस्कार। 15 जून को गालवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है भारतीय सेना और चीन के बीच, उससे एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और इस बढ़ते तनाव को देख देश भर में चीन के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है और एक सुर में लोग चीन का बहिष्कार करो, चाइना के एप्स और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, ऐसे नारे लगा रहे हैं। इस बीच सरकार भी इसी बात पर अब फोकस कर रही है, इसी बात पर जोर देने लगी है कि हम अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएं और चाइना पर निर्भरता कैसे कम करें। और इस सब के बीच आता है हमारा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां पर बड़े पैमाने पर लगभग $4 बिलियन का निवेश चाइनीज इन्वेस्टर्स की ओर से आया है। देश के 30 यूनिकॉर्न्स में से कम 15 से 18 ने चीनी निवेशकों से बड़ा पैसा रेज किया है। तो अगर हम बड़े पैमाने पर चीन से संबंध तोड़ना चाहते हैं, चीन का बहिष्कार करना चाहते हैं, इस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर आवाज एंटरप्रेन्योर में हम एक खास चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं हर्षदा सावंत और मेरा साथ आज दे रहे हैं ब्लूम वेंचर्स के फाउंडर और आईवीसीए के वाइस चेयरपर्सन कार्तिक रेड्डी, जीएसएफ एक्सेलरेटर और इनर शेफ के फाउंडर राजेश साहनी और मोबीक्विक के को फाउंडर विपिन प्रीत सिंह। आप सभी का स्वागत है। हमने देखा है पिछले एक हफ्ते में बॉयकॉट चाइना को बहिष्कार करो, चाइना को बाहर भेजो, ऐसे कई सारे नारे भारत में लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जिंगोइज्म आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की भी जरूरत है। कार्तिक, पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि देखिए, बड़े पैमाने पर भारतीय स्टार्टअप्स ने चाइना से फंड्स रेज किए हैं। अगर हम चाइना को बॉयकॉट करना चाहते हैं तो क्या वाकई में ये हो पाएगा या फिर ये कहना आसान है, करना मुश्किल? नहीं, ये एक साइकिल के अंदर बीच में ऐसे रोड ब्लॉक्स लाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत से किसी तरह के लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहां पे ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वहां पे कंपनी को जाके एक मकसद देना कि बिना चाइनीज इन्वेस्टर्स का आप बनाते रहिए कंपनी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जैसे बोले थे, एक प्रैक्टिकलिटी देखना चाहिए इस मामले में। और जो गवर्नमेंट की इनिशियल डायरेक्टिव आई है कि नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि हम इन्वेस्टमेंट बंद करेंगे। ऑफ कोर्स ये इंसिडेंट जो जिसकी आपने जिक्र किया है वो बाद में हुआ है। ये बातचीत गवर्नमेंट से 2 महीने पहले शुरू हुआ था और तब से चल रही है कि इसको मैनेज कैसे करें। 2 चीजें थे इसमें, आई थिंक इवन बिफोर दिस इंसिडेंट, कि हम चाइनीज इन्वेस्टर्स को ये एडवांटेज नहीं लेने देंगे कि अच्छे इंडियन एसेट्स में लो प्राइसेस पे आके खरीद ले इन एसेट्स को, वो पब्लिक मार्केट्स के एसेट्स हो या प्राइवेट मार्केट्स के एसेट्स हो या स्टार्टअप्स हो। तो पहला, आई थिंक इनिशियल जो इनका इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, वो इस डायरेक्शन में था। फिर उसमें आपको एसेट्स अलग अलग देखना चाहिए, एक ही रूल सबके लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा। जहां पे छोटे से स्टार्टअप्स कभी-कभी इनके कुछ इन्वेस्टर्स, ये कैपिटल चाइना से आ सकती है, कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं जैसे अलीबाबा और टेंसेंट, और कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो चाइनीज ओरिजिन के हैं बट उनके पैसे चाइनीज थोड़ी हैं। वो कई दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से, जैसे हम रेज करते हैं, वहां से रेज होके फिर इंडिया में आती है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अगर आप ओपन आर्म्स, खुले हाथ इनवाइट कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे डिटेल्स में अगर आप फंस जाएंगे, हाई क्वालिटी मनी को ब्लॉक कर देंगे। तो हम गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऑब्वियसली फुली सपोर्टिव ऑफ जो भी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, बट ऐसे क्लैरिटी दे हमें कि कौन सा कैपिटल कहाँ कितने परसेंटेज ऑफ कंपनी को खरीद सकती है। ओके, तो क्लैरिटी की मांग आपने सरकार के सामने रखी है। राजेश, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, आपका एक्सेलरेटर कई कंपनियों को बैक करते आया है, आपने कई स्टार्टअप से बात की है, ऑफ लेट गाइड भी कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के बीच मूड क्या है? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पैसा रेज किया और उसका आधा मिला, बाकी आधा आना बाकी है। इस तरह की स्थिति में एक स्टार्टअप फाउंडर तो दुविधा में फंस ही जाएगा कि मेरे आगे के निवेश का क्या होगा, मेरे आगे के स्केल प्लान का क्या होगा। आप किस तरह की क्लैरिटी चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि चाइना से संबंध तोड़ना आसान है? देखिए, वी आर लिविंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वेयर जहाँ पे चाइना ने पिछले 15-20 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है टेक्नोलॉजी में।
एंड एज यू सेड कि उन्होंने $4 बिलियन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले 5 साल में लगाया है। तो मेरा विचार ये है कि हमें अगले 10 से 25 साल तक देखना है और अपने टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स वी नीड कैपिटल, इंडियन कैपिटल चाहिए, अमेरिकन कैपिटल भी चाहिए, यूरोपियन भी चाहिए और चाइनीज भी चाहिए। और अगर आप चाइना में भी देखें, उन्होंने भी अपनी ऐप इकोनॉमी जो है बाहर के कैपिटल से ही बनाई। अमेरिकन इन्वेस्टर्स को उन्होंने इन्वेस्ट करने दिया और उनको पैसे बनाने दिए, बट उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को कभी अपने जो बड़े एसेट्स हैं उनको ओन नहीं करने दिया। अलीबाबा अभी भी जैक मा ही ओन करते हैं, टेंसेंट पोनी मा ही ओन करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी में नुआंस लाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल विचार है कि जो इन्वेस्टमेंट्स विच आर विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म, लेट्स से 25%, 30%, without having any strategic control of our big companies, it should be welcome, and in fact we should welcome capital from across the world. तो वो हमारी जरूरत है। बट उसके अलावा हमें एक और चीज देखनी है कि हम चाइना के डिजिटल स्लेव ना बन जाएं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज सबसे जरूरी इकोनॉमी का पार्ट हमारा है टेक इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी विल कंट्रीब्यूट 25% ऑफ आवर जीडीपी। वी आर बिल्डिंग ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, टेक इकोनॉमी इन इंडिया। वो हम उनको एक प्लेट पे ना दे दें। अभी आप देखिए हमारा मोबाइल इकोसिस्टम, हमारी 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी में तो जैसे हुआवी, ZTE जैसी कंपनीज हैं, उनके बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि हमारा नेशनल सेफगार्ड सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टेड। देन मोबाइल में देखिए अभी 90% कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारी सप्लाई चेन पे। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन चाइना की बनाए मोबाइल पार्ट्स के लिए। फ्यूचर विल बिलोंग टू डिजिटल वर्ल्ड, एंड उसको हम एक प्लेटर पे चाइना को दे रहे हैं, वो तो भी फेयर नहीं है। और इसी की वजह से $60 बिलियन ट्रेड सरप्लस ये इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि हमारे सामने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। हम चीन को जो मौके दे रहे हैं अपने आप को भी दे सकते हैं, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स, भारतीय इकोसिस्टम को दे सकते हैं। इस पर मैं विपिन की राय लेना चाहूंगी। विपिन, इनफैक्ट ये पूरा जब मामला सुर्खियों में आने लगा, मुझे याद है आपने एक ट्वीट डाला था कि देखिए हम एक ऐसी कंपनी है जो कंप्लीटली मेड इन इंडिया है और हमने बिल्कुल चाइनीज पैसा रेज नहीं किया है। आई एम श्योर आपको गर्व है कि आपने चीन से बिल्कुल संबंध नहीं रखे हैं, लेकिन इस समय एज एन इन्वेस्टर आपके कई सारे पियर्स हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने विदेशों से बड़े पैमाने पर पैसा रेज किया है, चाइनीज मनी उनकी कंपनियों में है। उनका क्या आपको लग रहा है कि उन्हें संबंध पूरी तरह से तोड़ देने चाहिए, यहां से आगे चाइना से फंड्स नहीं रेज करने चाहिए? हर्षदा, मेरा ये व्यू है इसमें कि हमें कोई भी नीजक रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए जो जिसमें मैंने देखा वीडियोस में लोग वायलेंस तक उतर आए हैं एंड टीवी तोड़ रहे हैं एंड हम अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक जैसे कि राजेश जी ने कहा कि इकोनॉमी आजकल काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड इकोनॉमी अलग अलग जगह से कैपिटल आता है, बट आप अपनी देश की जो रियलिटी है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे देश की रियलिटी ये है कि हम एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं, बट अभी तक हमने कोई बहुत बड़े ग्लोबल लेवल के कोई कंपनीज टेक्नोलॉजी में नहीं बनाए हैं। हमने सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग में कंपनीज बनाई हैं, इन्फोसिस बनाया है, TCS बनाया है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज बनाई हैं। बट आप इंडिया की स्टॉक मार्केट में जाके देखिए या यूएस की स्टॉक मार्केट में जाके देखिए, क्या आपका कोई अलीबाबा, क्या आपका कोई टेंसेंट, क्या आपका कोई बाइडू, क्या आपका कोई बाइटडांस है? उसका आंसर सिंपल है कि इंडिया की तक कोई भी कंपनी आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है। तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है। हमने लिबरलाइजेशन 90s में शुरू किया था, अभी 20-25 साल होने लगे हैं, तो हम दूसरे एक्सट्रीम में नहीं जा सकते। हम अपनी मार्केट, एंड ये सिर्फ चाइना के स्पेसिफिक नहीं है, ये आई थिंक अदर मार्केट्स के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे यूएस के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिए उनके हिसाब से भी रेलेवेंट है कि आप
आपके देश की जो नंबर 1 टेक कंपनीज होंगी हर फील्ड में, क्या वो रियली इंडियन कंपनीज हैं, या वो रिमोट कंट्रोल द्वारा माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी ओनरशिप हो, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा दूसरे देशों से चलाई जा रही जी है। एंड ये आप ई कॉमर्स में देख सकते हैं, ये आप पेमेंट्स में देख सकते हैं। आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ी शोक की का विषय है। इसके रेलेवेंस में मैंने ये ट्वीट किया था कि आप इंडिया की इतनी बड़ी डिजिटल पेमेंट्स मार्केट है, प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से इतना फोकस किया है कि डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में अडॉप्ट होने वाली है। क्यों ऐसा है कि मोबीक्विक अकेली एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन रन है, इंडियन ओन्ड है और मार्केट में अभी खड़ी है, और बाकी सब कंपनीज किसी ना किसी फॉरेन एंटिटी की रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन अ वे उनकी एक एंटिटी है जो कि इंडिया में। मैं इस पर कार्तिक की राय चाहूंगी। कार्तिक, ये जो बाकी कंपनियां हैं, बिपिन इज बीइंग पोलाइट, वो नाम नहीं ले रहे हैं, पेटीएम ने बहुत बड़ा पैसा हमने देखा है अलीबाबा से रेस किया हुआ है, एंड फाइनेंशियल से रेस किया है, जोमेटो का बड़ा निवेश चाइनीज कंपनी से आता है। ये बताइए, ये ओनरशिप का जो मुद्दा है, क्या यहाँ से आगे क्या एक अगली टर्न ले सकता है? क्योंकि सभी लोग इस समय ये चाहते हैं कि हमारी कंपनियों पर हमारा हक होना चाहिए, भारतीय निवेशकों का हक होना चाहिए, ना कि किसी और दूसरे बाहर के बड़े निवेशक का। आप इसे कैसे देखते हैं? दो तीन अलग पॉइंट है इसमें। बिपिन जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पेटीएम नहीं, बट आप देखें अगर फोन पे है या फेसबुक पे है, गूगल पे है, ये सारे अमेरिकन कंपनीज भी काफी इस मार्केट पे कब्जे लेंगे, क्योंकि उनको हमने ओपन हाथों से इनवाइट किया है इस कंट्री में, और हम देते गए हैं किसी ना किसी ग्लोबल कंपनी को। ये हो सकता है कि वो चाइनीज हो या वो अमेरिकन हो। दूसरी पॉइंट ये है कि वो एक देश के लिए एक रूल, दूसरा देश के लिए एक रूल, वो ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल जो है ये कहलाया जा सकता है कि वाइल एक कंपनी चाइनीज है बट वो लिस्टेड अमेरिका में है, वो इट इज अकाउंटेबल टू ग्लोबल शेयर होल्डर्स, तो वो क्या माना जाएगा, ये सब ट्रिकी हो जाता है। तो आप द बिगर पॉइंट दैट यू रेज्ड वो सही है कि जब हमें मार्केट लीडर बनाना है तो व्हाई आर वी मेकिंग मोर इंडियन मार्केट लीडर्स, एंड जो लॉज और स्टॉक मार्केट लिस्टिंग कंडीशंस है, ये सब एनकरेज क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम और आगे से और पहले, नॉट वेट फॉर बाहर का पैसा आके हमें बचाए, जितना अर्ली हो सके वहां जाके हम अपने खुद पब्लिक मार्केट्स और प्राइवेट मार्केट्स इंडिया में टैप करके वहां से बड़ी कंपनी क्यों नहीं बना सकते। और आई थिंक सब वही पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे कि इवेंचुअली अगले 5-7 साल बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए, कि और लैंड ऐसे टेरिटरी कंसीड नहीं कर सकते, और जब तक इंडियन फाउंडर्स के पास कंट्रोल हो, कैपिटल तो लेना ही चाहिए और बनाते जाना चाहिए, कैपिटल फंजिबल है, बट कंट्रोल और ओनरशिप अगर इंडियन हो तो अभी मुकेश अंबानी के जियो ने क्लासिक एग्जांपल है, राइट? अपने $15 बिलियन रेज किया है, प्रिडोमिनेंटली मिडिल ईस्ट और यूएस में। इसमें कोई खराबी नहीं कि एक कंट्री का कैपिटल है या दूसरे का, बट ये दिखाया गया है कि यू कैन बिल्ड इंडियाज नंबर 1 कंपनी इन अ स्पेस, और उसमें हमारी कंट्रोल ही हो सकती है, और ऐसे हर कैटेगरी में हमें बनाना चाहिए। करेक्ट। इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम चाइनीज पैसे को गुड बाय गुड लक कह सकते हैं, और इसका इंपैक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या रहेगा। मेरे साथ इस चर्चा में हैं ब्लूम वेंचर्स के कार्तिक रेड्डी, GSF एक्सेलरेटर के राजेश साहनी और मोबीक्विक के को-फाउंडर बिपिन प्रीत सिंह। ठीक है, हम इस समय कह रहे हैं कि आप एक ऐसा प्लेइंग फील्ड बनाएं भारत में कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियां ग्रो हो सके। कुछ ब्यूरोक्रेटिक रीजंस रहे हैं, वो हम अब तक नहीं कर पाए हैं, कई सारी चीजें अटकी हुई हैं पाइपलाइन में, रेड टेप में। इस समय मौका हाथ में है, क्या वो आप कदम उठाना चाहेंगे या फिर सरकार की ओर से देखना चाहेंगे, ताकि हम वो तगड़ी ओनरशिप और तगड़ा कॉन्फिडेंस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में इस समय इनकलकेट करें कि आगे अब सरकार आपके साथ है, आप जो करना चाहें करें। वो क्या मेजर हो सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन टेक्नोलॉजी। उसको ना आप कंपेयर करिए कि हवाई जहाज है जो टरमैक पे आ गया, अभी उड़ा भी नहीं है,
वो उड़ना चालू करेगा तो किस तरह का कमाल करेगा वो अगले 10-20 साल में दिखेगा हमें। तो अभी तो कहानी शुरू हुई है एंड इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि चाइना के खिलाफ बहुत आक्रोश है पूरी दुनिया भर में। कंपनीज आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट सप्लाई चेन एंड वो सप्लाई चेन हमारे यहाँ जाने की जगह वियतनाम जा रही है। हमारी सरकार को बहुत ही जागरूक होकर अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें वो सप्लाई चेन का लार्ज हिस्सा इंडिया में बने और वो एंटरप्रेन्योर और सरकार की पार्टनरशिप से ही बन सकता है। वो सरकार अकेली नहीं कर सकती और एंटरप्रेन्योर्स अकेले नहीं कर सकते। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो हमें प्रॉमिस किया जाता है एंटरप्रेन्योर को और जो एक्चुअली ग्राउंड पे डिलीवर होता है उसमें बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को अगर हम प्लग कर दें तो हम एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो जनरेट हो रही है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, डिजिटल गुड्स की, उस इकोनॉमी में हम बहुत बड़े हिस्सेदार बन सकते हैं इस कंट्री में। दूसरा हिस्सा जो मैं कार्तिक से सहमत हूं कि हमें कैपिटल और कंट्रोल में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड फॉर व्हाटएवर रीजन we have to take a different view of China given the situation that Chinese have posed on our borders and they are posing to our businesses. Most of our trade imbalance or SME threat is coming from Chinese cheap goods that are coming and imploding in our market. But we cannot be jingoistic about it. We have to be strategic about it. We have to have a 25-year roadmap. It is not a battle we'll win in 1 year by a little bit of import restrictions here or 10% barrier there. We have to enable conditions जो हमारी इंडस्ट्री को competitive बनाएंगे ग्लोबली। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास एबिलिटी है कैपिटल को दुनिया भर से इकट्ठा करने की। अगर चाइना का कैपिटल आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा उसके बगैर भी हम काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर चाइनीज पैसा नहीं आएगा तो इंडिया में कोई हाहाकार मच जाएगा। बट मेन रीजन है कि हमारी इंडस्ट्री कम्पिटिटिव है। कारोबार ठप नहीं होगा, दूसरे एवेन्यू जरूर हैं और दूसरे निवेशक हैं जो शायद बेसब्री से इस बाजार में पैसा लगाना चाहेंगे। यहाँ पर विपिन मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी फंड रेज की है, आपने एक इंडियन कॉर्पोरेट को भी इन्वॉल्व किया, एनबीएफसी कंपनी, बजाज फाइनेंस ने आपकी कंपनी को बैक किया। क्या आपको लग रहा है इस समय फिर वो होम ग्रोन कैपिटल जो डोमेस्टिक मनी है वो ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसा कि राजेश जी भी कह रहे थे कि इंडिया में ना टैलेंट की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है और अब मुझे नहीं लगता कि कैपिटल की भी कमी है। इट्स जस्ट दैट कि हमने स्ट्रेटेजिकली भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। 10 साल पहले या 5 साल पहले भी इंडियन कंपनीज जो इंडिया में आप बैंक्स देखिए, आप फार्मा कंपनीज देखिए, इतनी सारी सक्सेसफुल ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज देखिए, हमारे पास वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, जिनके पास बहुत सारा प्रॉफिट है। वो पैसा जो है वो इंडिया की स्टार्टअप्स में या टेक्नोलॉजी कंपनीज में निवेश क्यों नहीं करती और उसके लिए इनको किसी तरह का इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज अगर वो ये पैसा यहाँ पे इंडिया में ही लगाएंगी तो इंडियन स्टार्टअप्स विद इंडियन ओनरशिप जो हैं वो और सक्सेसफुल होंगी। सो हमारी जो पार्टनरशिप है बजाज फाइनेंस is a classic example. So ऐसा नहीं है कि आप किसी एक देश का कैपिटल आप बंद कर देंगे तो हमारे देश में स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। आई थिंक इस चीज के बारे में ये जो है ना, ये एक बहुत ही वीक सोच है, मतलब ये वीक थॉट है। ये इससे हमें बाहर निकल जाना चाहिए। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाहते हैं, इंडियन कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं। बिल्कुल अर्ली स्टेज पे भी करते हैं, सिर्फ लेट स्टेजेस में जो यूनिकॉर्न्स उन लेवल पे नहीं, अर्ली स्टेजेस में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स, यूरोप के इन्वेस्टर्स, मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स। जियो तो खैर एक एग्जांपल है जिसने इतना बड़ा अमाउंट रेज किया है, बट अब छोटी छोटी कंपनीज भी हर जगह जाके पैसा रेज कर सकती हैं। हमने भी किया है और बाकी कंपनीज भी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक देश अगर टैप आपने क्योंकि अर्ली स्टेज की बात की और देश का सबसे बड़ा अर्ली स्टेज फंड और चहीता फंड ब्लूम वेंचर्स ही है जो कार्तिक आप और संजय बखूबी चला रहे हैं। मुझे ये बताइए, जब आप अपने दूसरे निवेशकों से बात करते हैं और खासतौर से डोमेस्टिक एलपी से बात करते हैं इस समय, क्योंकि हम एक तो लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, कोविड के चलते काफी ज्यादा दबाव था,
क्या आसानी से लोग पैसे आगे आकर देने को तैयार है नए फंड्स में? इज द डोमेस्टिक फ्लो गोइंग टू बी गुड हियर ऑनवर्ड्स? नहीं, आई थिंक थोड़ा शॉक तो है ही सिस्टम में, और ये टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। और जब इनिशियली नीजक हमारी तरफ से इंडस्ट्री से ये बात हुई थी कि आप ऐसे नीजक रिएक्शन मत लेके बंद कर दीजिए सब कुछ, क्योंकि इस माहौल में अगले 1-1.5 साल में काफी पेन होगा, क्योंकि बिजनेस स्लोडाउन्स तो है ही। तो अगर कैपिटल का पाइप भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी चोक कर दे, ये नहीं कि मैं मानता हूँ कि 15-20% से ज्यादा कैपिटल उस डायरेक्शन से नहीं आएगा चाइना से, बट एवरी रुपी काउंट्स ऐसे एनवायरनमेंट में। तो हम पहले तो हम कह रहे थे, पहले तो इसका फायदा उठाओ इन सम सेंस रादर देन थिंक ऑफ इट एज अ बैड थिंग, राइट? सो एक तो वो सजेशन था। दूसरा जो ऑलरेडी राजेश और बिपिन ने रेज किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स। एक, आपको दिखाना है कि इट्स अ साइकिल, और 10 साल लगा है यहाँ तक पहुंचने, 15 साल इन टोटल, एंड फॉर ब्लूम 10 साल हो गए अभी। और हम उस टाइम फ्रेम में ये समझ में आता है कि एवेंचुअली इन्वेस्टर पैसा देता है जब पैसा बनता है। तो इंडिया में वो टेक में बहुत सारे एग्जिट्स और आईपीओज और एमएनडीज हुए हैं, बट नहीं हुए कि वो उतना कॉन्फिडेंस के साथ सब आने के लिए लाइन लगे हुए, और वो क्रिएट करना है हमें, वो एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। दूसरा, इंडियन मनी को उत्साहित करके स्टार्टअप्स में डालने के लिए टैक्स कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना ही है। As of today, प्राइवेट कंपनीज में आफ्टर द स्टार्टअप प्रोग्राम इज बीन स्टार्टेड 4 साल पहले, अभी भी आपको शक लग के आप उनको सेपरेटली ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, उनको कैपिटल गेन्स का पैरिटी नहीं दे पा रहे हो पब्लिक मार्केट से, तो कहां से इंसेंटिव होगा कि हम इस पे पैसे डालें और रिस्क कैपिटल लें? हाईएस्ट रिस्क कैपिटल, highest level of new employment is being created by startups. आधा से ज्यादा पैसा वापस इनकम टैक्स में आ जाता है वापस गवर्नमेंट के पास। अब 10 साल के बाद के कैपिटल गेन्स के चिंता में कि कोई ना कैपिटल गेन्स गलती से नहीं बना दे, उस हिसाब देखेंगे तो आप you're missing the wood for the trees, right? Basically अच्छा खासा मौका है कि आप इंडियन कैपिटल को चैनलाइज करें बहुत into this startup ecosystem, but you have to make a revolutionary reform. ऐसे बैठे बिठाए आप बोलेंगे नहीं मेरा 2027 में 1000 करोड़ का कैपिटल गेन्स निकल जाएगा, you're missing like इतना बड़ा पिक्चर आप मिस कर रहे हो। hundreds of thousands of crores of value can be created, और आप वो एक कंपनी का प्रॉफिट पे कितना कैपिटल गेन्स बन सकते हैं वो गिनती कर रहे हैं। सो दीज आर जनरली, हम अभी नहीं, कोविड के पहले, चाइना के पहले, हम 5 साल से यही कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप अनलीश करो इस पावर को। ये जो टैलेंट और टेक्नोलॉजी के साथ कैपिटल भी इंडिया से जनरेट करो, ये और हिम्मत दीजिए इंडियन कैपिटल को, एंड वी विल बी वर्ल्ड बीटर्स, बट वो हुआ नहीं है। तो शायद ये सरकार के सामने फिर से एक और मौका आ रहा है चाइना के थ्रू ही सही, कि देखिए आपको अब ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि डोमेस्टिक कैपिटल को और बढ़ावा दिया जाए, और खास बात से जो टैक्सेशन की अब बात कर रहे हैं, जो लगातार हम हर साल चर्चा करते हैं, लेकिन वो पैरिटी नहीं मिल पा रही है रिस्क कैपिटल को इस समय शेयर मार्केट के निवेश के सामने, वो होपफुली होता हुआ दिखाई दे। इस चर्चा को हम लंबा खींच सकते हैं क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है मेरे पास, तो मैं आज यहीं पर आप सभी से इजाजत लूंगी। बिपिन, राजेश साहनी और कार्तिक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।